हेलो डॉक्टर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू आयुष। इस डेमो लेक्चर की सीरीज़ में हम आज डिस्कस करेंगे सर्जरी के रिलेटेड। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सर्जरी में जो सिलेबस है, जो पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स में जहाँ से एमसीक्यूज आते हैं, वो किस टाइप का पैटर्न का कौन सा सिलेबस इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आपको आप याद रखिएगा कि जो आप यूजी लेवल्स पे पढ़ते हो, जैसे बीएमएस किया है किसी ने या बीएचएमएस या बीएमएस के लेवल, जो फाइनल ईयर में हमारा सर्जरी का पेपर होता है, फाइनल ईयर में जो भी सिलेबस उसमें कवर किया गया है वही इंक्लूड आपके पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, उसी से आपके एमसीक्यूज टाइप ऑफ पैटर्न एग्जामिनेशंस आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस उसी में से आते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपकी स्क्रीन पे एक शेयर है अभी पीडीएफ, एक इट इज़ द रिसेंट जो 2025 में जो सर्जरी में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन द AIPGT 2025 में, तो मैंने उनका एक सेपरेट पीडीएफ बना के आपके सामने हम डिस्कस करेंगे वो, कि हमें पता चलेगा कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह से हमें टॉपिक को पढ़ना होगा ताकि वो पैटर्न हम फॉलो करें। तो उस पैटर्न से हम जब पहले वो क्वेश्चंस हमारे जहन में आएगा कि हाँ इस तरह की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तब जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें जहन में वो ऑलरेडी रहेगा कि हाँ हमें इस टॉपिक से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो तो हम डिस्कस करेंगे बिना कोई टाइम वेस्ट करके। हम डायरेक्टली इस पेपर, रिसेंट जो पेपर अभी 2025 में एग्जामिनेशन जो कंडक्ट किया गया है, उसमें हम देखेंगे कि सर्जरी के रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस आए हैं और किस पैटर्न में आए हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन एंजाइना, सो लीडविंगस एंजाइना इज ए डिजीज। अब हमें पता है, कॉमनली हम जानते रहते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर यूजी लेवल में हमने पढ़ा होता है एंजाइना इज ए डिजीज, हार्ट रिलेटेड इशू जो होते हैं, चेस्ट पेन होता है। तो हम कहेंगे कि डायरेक्टली हमें शायद ये इसमें क्या होगा कि एंजाइना तो चेस्ट पेन, एंजाइना क्या होता है, इट्स ए चेस्ट पेन। ओके, इसमें होता है चेस्ट पेन, तो हमें लगेगा इट इज रिलेटेड टू चेस्ट पेन और वी कैन से हार्ट पेन। तो इन्होंने ऑप्शन पहला वाला क्या दिया, तो स्टूडेंट्स मोस्टली जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्टली इसको टिक करेंगे हार्ट पेन। लेकिन ल्यूडविंग जब किए इट इज़ टोटली 100% रॉन्ग, और उन्होंने ये पिकअप किया तो दैट मीन्स टोटली 100% रॉन्ग क्वेश्चन हुआ है उनको। तो दैट मीन्स अब हमें क्या होना है कि ल्यूडविंगस एंजाइना को असली क्या है, इट इज़ द सेल्यूलाइटिस ऑफ द फ्लोर ऑफ माउथ, यानी जो स्प्रेडिंग इन्फ्लेमेशन होती है फ्लोर ऑफ द माउथ की, दैट इज नोन एज द ल्यूडविंगस एंजाइना। तो इस तरह के कहने का मतलब ये है कि ल्यूडविंगस एंजाइना तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप इसलिए बनाया गया है ताकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज होकर ईजी पिकअप नहीं कर पाएंगे कि कौन सा सही आंसर है। तो क्वेश्चन जो एग्जामिनर होता है, जो क्वेश्चन पैटर्न ये बनाने वाला, जो एग्जाम कंडक्ट करने वाला होता है, वो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप का पैटर्न में क्वेश्चंस फॉलो किया जाए ताकि वो जो भी मतलब उनके जो माइंड सेट्स हैं वो क्लियर हो जाए इस चीज़ के कि हाँ दिस इज द ओनली ऑप्शन करेक्ट इज द सेल्यूलाइटिस, उनको कन्फ्यूज नहीं हो। अब जो क्या होता है कि कभी हमने थोड़ा सा पढ़ा होता है, बहुत कम रेयर करता है, तो हमारा माइंड रीड करता है कि हाँ एंजाइना इज रिलेटेड टू द हार्ट, चेस्ट पेन, हार्ट पेन टिक करते हैं इस चीज़ पे। बट तो हमें डीपली देना होगा, जहाँ पर भी ऐसे पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आएंगे जो एक डिजीज़ की रिलेशन को दूसरी डिजीज़ के साथ करा देते हैं, जहाँ पर हमें कंफ्यूज हो सकता है कि ये डिजीज़ इसमें है या इसमें है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंस होते हैं जो डिफरेंट डिजीज़ में होते हैं, उनके नाम सेम होते हैं, बस ओनली लिटिल बिट वेरिएशन होती है। जैसे मर्फी स्टाइड इज प्रेजेंट इन एपेंडिसाइटिस, मर्फी साइन इज प्रेजेंट इन कॉलिसिस्टाइटिस। तो ये भी टाइप ऑफ पैटर्न कंफ्यूजिंग टाइप का हो सकता है। तो कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मर्फी साइन, मैच द फॉलोइंग, मर्फी साइन, मर्फी स्टाइड और दूसरे साइंस दिए गए होंगे, तो यहाँ से मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर लिखा होगा कॉलिसिस्टाइटिस, एपेंडिसाइटिस, पैनक्रियाटाइटिस, तो फिर मैच द फॉलोइंग, ऐसे पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जहाँ पर कंफ्यूजन होगा, जहाँ पर हम उनको लगेगा कि स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में आ जाएंगे, तो वो क्वेश्चन वो आपके पेपर में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ऐसा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में हमने देखा है। दूसरा है कोलेस्ट्रोलिसिस ऑफ द गॉल ब्लैडर। व्हाट इज कोलेस्ट्रोलिसिस? इट्स द डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो उसकी वजह से इसको नाम दिया है कोलेस्ट्रोलिसिस। इसी को दूसरे टर्म में कहते हैं स्ट्रॉबेरी गॉल ब्लैडर, दिस स्ट्रॉबेरी गॉल ब्लैडर। अब देखिए, अब दूसरे ऑप्शंस को देख लीजिए। स्ट्रॉबेरी टाइप ऑफ फ्रूट होता है, तो डिफरेंट फ्रूट्स के नाम उन्होंने डाले हैं इस गॉल ब्लैडर के ऊपर पहले नाम से, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ब्लूबेरी, गूसबेरी। यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे जो हमने जब आगे पढ़ेंगे कि डिफरेंट साइंस का जो नाम है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे बताया गया है, या डिफरेंट फ्रूट्स के नाम पे ऐसे मतलब सिमिलरिटी, उनकी सिमिलरिटी होने की वजह से उनके नाम पे रखा गया है। जैसे एप्पल कोर साइन है, रेड टेल साइन है, डिफरेंट एनिमल्स के या चट्टूस पे नाम रखा गया, रेड टेल साइन, स्नैल ट्रेक साइन। तो ये डिफरेंट पैटर्न फॉलो किए गए। अब क्या वो करेंगे,
डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अगर हम नाम देंगे वो क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एप्पल कोर साइन है वो बनाना कोर साइन डालेंगे, इसी तरह दूसरा पियर कोर साइन डालेंगे वहाँ पर। तो कन्फ्यूजिंग टाइप ऑफ पैटर्न आपको बताएंगे ताकि आपका जो माइंड है वो जल्दी कन्फ्यूज हो जाएगा और आप उसमें से सही आंसर पिकअप करने में थोड़ा सा मतलब टाइम लगोगे। जो भी आपका क्लियर, अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर आप इजीली वो मतलब प्रोबेबिलिटी से भी आप नहीं बता पाओगे कि हाँ ये आंसर हो सकता है। तो उसमें हमें आपको पूरा क्लियर लेना है कि ये कैसे कंफ्यूज कराएंगे आपको, किसी भी ऑब्जेक्ट का रिलेटेड जो भी साइन बनती है उस ऑब्जेक्ट के डिफरेंट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के नाम डालेंगे आपको उनमें से, तो वो फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए हमें उस हिसाब से भी टॉपिक को पढ़ना होगा। अगर इसमें कोई ऐसी साइन है जो किसी सिमिलर ऑब्जेक्ट की वजह से रखी गई है या किसी सिमिलर फ्रूट या किसी वेजिटेबल या किसी प्लांट की वजह से, उसके सिमिलरिटी की वजह से रखी गई है, तो उन डिफरेंट प्लांट्स या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की जो और सिमिलर चीज़ें हैं उनके नाम से लेके हमको कभी ऑप्शंस ऐसे दिए जाएंगे कि हमें कंफ्यूज हो जाएगा। तो उस तरफ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप देखेंगे फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। एक करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना होगा, ओनली सिंगल करेक्ट इसमें नहीं होगा। फिर ऑप्शंस में आपको बताएगा कि इसमें मल्टीपल किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट के रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर डिजीज के रिलेटेड बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऐसे होंगे जो करेक्ट होंगे। तो उसमें आपको चूज करना होगा कि इनमें से कौन कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले 2 मिनट ऐसे पैटर्न आपके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जैसे अपेंडिसाइट्स लिखा होगा, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द अपेंडिसाइट्स। फिर नीचे दिया होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ द साइनस दिए होंगे या डायग्नोसिस दिए होंगे या फिर इसके बाद ट्रीटमेंट दिया होगा। तो उस हिसाब से आपको एक स्टेटमेंट चूज करना होगा। फिर चूज करना होगा उनमें से कि इनमें से कौन कौन सही है। या फिर बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे, फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टाइफाइड फीवर या फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अपेंडिसाइट्स। तो उस हिसाब से डिफरेंट ऑप्शंस नीचे होंगे तो आपको उसमें रॉन्ग साइड पिकअप करना। तो यही सबसे पहले यहाँ पर आपको गौर करना है कि वेदर दे आर आस्किंग या वो क्या जानना चाहते हैं कि करेक्ट आंसर स्टेटमेंट लिखना है या रॉन्ग स्टेटमेंट। तो उसमें कंफ्यूज नहीं करना है वरना वह क्वेश्चन पूरा गलत हो सकता है आपका, ठीक है। इसी तरह स्टेटमेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, यानी स्टेटमेंट 1 दिया जाएगा और स्टेटमेंट 2। फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट 1 में पूछा जाएगा कि किसी पर्टिकुलर डिजीज के रिलेटेड इसमें ये साइंस हो जाते हैं। स्टेटमेंट 2 में पूछा जाएगा इसमें ऐसी पैथोफिजियोलॉजी हो जाती है। तो फिर आपको अगर वो आपको लग रहा है कि आपने जो टॉपिक पढ़ा होगा उसमें आपने देखा होगा कि उसमें ये साइंस पर्टिकुलरली प्रेजेंट हुआ है, दैट मींस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अब दूसरा आपने पढ़ा होगा हाँ इसकी पैथोफिजियोलॉजी ऐसी है, दैट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिपल असेसमेंट, हमें पता है कि ट्रिपल असेसमेंट इज डन इन ब्रेस्ट रिलेटेड डिजीजेस। अब इसमें क्या हम करते हैं, ट्रिपल असेसमेंट के ट्रिपल असेसमेंट में क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी फीमेल हमारे पास आएगी विद ब्रेस्ट डिजीज सबसे पहले हम कराएंगे इसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेक्निक्स हमसे विद हेल्प ऑफ डायग्नोसिस टू कंफर्म आवर डायग्नोसिस। तो उसे हम फॉर एग्जांपल अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे या मैमोग्राफी इन पोस्ट 30s में हम मैमोग्राफी करा लेते हैं, ठीक है। मैमोग्राफी कराएंगे और अगर हमें लग रहा है कि देयर इज सम ग्रोथ इज देयर टू कंफर्म दैट इट इज बिनाइन और मैलिग्नेंट, तो हम उसमें जाएंगे किस बायोप्सी के रिलेटेड यानी कि हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के रिलेटेड भी हम जा सकते हैं उसमें, यानी टिश्यू सैंपलिंग, ठीक है, टिश्यू सैंपलिंग। तो these three include this is known as the triple assessment related to the breast disease। अब हम स्टेप पे पढ़ेंगे ट्रिपल असेसमेंट अप्रोच फॉर diagnostic accuracy is applied for the patients present the breast lump, nipple discharge or other breast related disorders। Okay, this treatment 1 is correct। The triple assessment approach is a combination of clinical examination, radiological imaging and tissue sampling either by cytological, histological analysis। That's correct। Okay, so statement 1 is the correct। अब हम अगर ऐसे भी कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टेटमेंट assertionism, यहाँ पर assertionism भी ऐसे बन सकता है कि statement 1 is the correct explanation of statement 2। Statement 1 is correct, statement 2 is also correct, and statement 1 is the correct explanation of statement 2। Statement 2 is the correct explanation of statement 1। Okay, और कभी कभी ऐसा होगा statement 1 is correct, statement 2 is correct, but statement second is not the correct explanation of statement 1। Okay, ऐसे भी both the stems are not correct, both the stems are incorrect। Okay, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें सिंपल पता है कि they are correct, both the stems are correct, इतने साल पूछा जाता है। फाइंड knowing और the correct related to discipline। अब discipline के रिलेटेड हमें कुछ पूछा गया है कि डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, जैसे मैंने अभी बताया है कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बताने होंगे। तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट होंगे तो आपको वो चूज करना है। तो इस पैटर्न का भी क्वेश्चंस पूछा जाएंगे, ठीक है। Which of the following is not related to problems affecting the elderly males। अब यहाँ पर देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है, यानी elderly males। अब देखिए यहाँ पर मेल्स को पूछा गया है, मेल्स के रिलेटेड। तो हमें पता है सर्विक्स तो मेल्स में नहीं होता है, तो इजीली यू कैन पिक दैट सर्विकल कैंसर इज द डिजीज ऑफ फीमेल्स। तो वो फीमेल्स में पूछा जाता है। अगर एल्डरी मेल्स में पूछता था, अगर इसने दिया होगा B9 प्रोस्टेट, ये भी एल्डरी मेल्स में होता है, प्रोस्टेटिक कैंसर भी मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन एल्डरी मेल्स में होता है। अब इसको यहाँ पर मतलब इसने पूरा जो एक ईजी आंसर, ईजी पिकअप के लिए आंसर दिया है, तो ईजी क्वेश्चंस वैसे पूछे जाते हैं, ठीक है।
वेलनेस ऑपरेशन, हाँ डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑपरेशन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिजीज़ में क्या होता है, डिफरेंट नेम जो ऑन द बेसिस ऑफ सर्जन्स पे डिफरेंट नाम रखे गए हैं। वेलनेस ऑपरेशन है, बैरस बैंडिंग है, या इसी तरह जैबुलिन्स ऑपरेशन है। तो डिफरेंट डिजीज़ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑपरेशन होते हैं, तो उनके आपको नाम ज़रूर याद रखने हैं, क्योंकि आपको उसमें डिफरेंट पैटर्न्स का क्वेश्चन मिल सकते हैं। जैसे मैच द फॉलोइंग, यहाँ से नाम दिया होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑपरेशंस के, और यहाँ से दिया होगा डिजीज़ किस किस डिजीज़ में कैसा ऑपरेशन, फिर आपको मैच द फॉलोइंग करना होगा। तो इसलिए ज़रूरी आपको याद रखना है कि कौन टाइप ऑफ ऑपरेशन, किस टाइप ऑफ द नेम ऑफ द ऑपरेशन क्या है, नेम ऑफ द प्रोसीजर क्या है, जो पर्टिकुलर डिजीज़ में करते हैं, पर्टिकुलर ऑर्गन्स में करते हैं। ठीक है, जैसे वेलनेस ऑपरेशन है ट्रीटमेंट ऑफ दिस पार्शियल प्रोलैप्स ऑफ द रेक्टम। अब यहाँ पर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल कभी कभार ऐसा, फॉर एग्जाम्पल उनको ऑप्शन चाहिए होते हैं कि ताकि वो ऑप्शन एक कंफ्यूजन टाइप को होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आपको, जो हेमोराइटिस के हैं उनके 4 ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। अब इसमें जो डिफरेंट पैटर्न ऑफ ट्रीटमेंट होता है, ग्रेड 1 में अलग ट्रीटमेंट होता है, सेकंड में अलग होता है, थर्ड में अलग होता है, फोर्थ में अलग होता है। तो आपको उनके पास ऑलरेडी 4 ऑप्शन हैं, तो वही 4 ऑप्शन आपके ऑप्शन बॉक्स में रखेंगे, फिर ऊपर से स्टेटमेंट देंगे बैरस बैंडिंग, या जो भी पर्टिकुलर हम ट्रीटमेंट करते हैं पर्टिकुलर डिग्री में, तो वह लगेंगे फॉर एग्जाम्पल बैरस बैंडिंग इज डन इन ग्रेड 1st डिग्री, ग्रेड 2nd डिग्री, ग्रेड 3rd डिग्री एंड ग्रेड 4th डिग्री। तो इसके लिए वो इजी आपको कंफ्यूज कराएंगे, और उनको ये आसान रहता है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ऑप्शंस हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, उनको कोई उधर इधर जाने की ज़रूरत नहीं है, और आपके लिए भी ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन टाइप का रहेगा। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी याद रखना है कि जहाँ पर भी आप ऐसे रिलेशंस हैं जहाँ पर आपको लिए उनके ऑप्शंस मिल रहे हैं कि जो सिमिलर हैं, तो वहाँ पर वो ईजिली पिकअप क्वेश्चन को कर सकते हैं, और फिर वहाँ आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी तरह कॉम्प्लिकेशंस किसी भी पर्टिकुलर प्रोसीजर का कभी कभार कॉम्प्लिकेशंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली जो मैं अभी बता रहा था कि मैच द फॉलोइंग, जैसे पर्टिकुलर मैच होगा, किसी साइन के डिफरेंट साइंस होते हैं, जैसे अपेंडिसाइटिस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ द साइंस होते हैं, पैनक्रियाटाइटिस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंस होते हैं, कॉलेसिस्टाइटिस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंस होते हैं, या इंसिजन के नाम पे दिया को कि हम गॉल ब्लैडर सर्जरी, कॉलेसिस्टेक्टोमी में जो भी प्रोसीजर होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसिजन्स देते हैं ओपन सर्जरीज में, या अपेंडिसेक्टोमी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसिजन्स के नाम डालेंगे एक साइड से, दूसरी साइड से आपको बोलेंगे कि किस किस डिजीज ऑर्गन्स में किया जाता है। ठीक है, तो वो आपको मैच द फॉलो होता है। जैसे यहाँ पर इसे बताएं कि हाइड्रोसील है, इसकी डेफिनेशन आपको बताएगा डायरेक्टली फ्लूइड कलेक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द ट्यूनिका वेजिनैलिस। ठीक है, तो हाइड्रोसील का क्वेश्चन आपको थर्ड मिलेगा। तो हमें पता है जो पहला वाला इसका थर्ड है, तो इस वाले पोर्शन में हमारे पास थर्ड ऑप्शन मिल रहा है, हमें जाने की कहीं पर जरूरत नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन में भी ऑप्शन, तो हमारा टाइम भी सेव होगा। तो ऐसे भी हमें स्मार्ट वर्क करनी है ऑब्जेक्टिव्स में, क्योंकि हमें जाने की जरूरत, क्योंकि ओनली जो ऑप्शन ए का है वो थर्ड आ रहा है और सिंगल ऑप्शन में दिया गया है सेकंड में, तो इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रेस्ट में, तो हम बाकी को छोड़ देंगे, तो इसमें करने की फिर जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें और ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं हो सकता। तो इससे हमें अपना टाइम भी बच जाएगा और स्मार्ट वर्क भी होगी। तो दूसरा जो यहाँ से बचा हुआ टाइम है, हम तीसरे जहाँ पर हमें थोड़ा सा लगेगा कि यहाँ पर सोचने की जरूरत है, वहाँ पर वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखो क्वेश्चन आया है इंजेक्शन ऑफ, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट का जो मैंने बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ तो करेक्ट स्टेटमेंट्स आ जाएगा, ऐसे भी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कार्सिनोमा ऑफ द स्टमक, जैसे ये पूछा गया कि कार्सिनोमा स्टमक किस साइड पे ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है, तो डिफरेंट इज पाइलोरिक रीजन पे। ठीक है, तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो इस हिसाब से मैंने समझाने का कहने का मतलब ये है कि आपको किस पैटर्न से आपको जो भी आप लेक्चर, जो भी आप टॉपिक प्रिपेयर करोगे एग्जामिनेशन के लिए, तो किस हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए हमें ये माइंड में रख के फिर हमें वो टॉपिक को पढ़ना होगा। जैसे मैं भी बता रहा था कि साइंस के रिलेटेड आ सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द साइंस हो जाते हैं, किसी पर्टिकुलर साइन को रखेंगे या मैच द फॉलोइंग वाला टाइप रखेंगे, फिर बताएंगे आपको ये वाला किस में साइन होता है, ये वाला किस में साइन होता है, तो डिफरेंट टाइप्स में बहुत साइन जैसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, इसी तरह अगेन मैच द फॉलोइंग आया है फिर से, तो मैच द फॉलोइंग होता है। ठीक है, सिमिलरली डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन फॉर स्मॉल बाउल डिजीज होता है, तो डायग्नोस के पर्पज जो भी हम डायग्नोसिस करते हैं उसमें भी दिया गया है। जैसे बिलो बिलो द 2 स्टेटमेंट्स, जैसे साइन के रिलेटेड स्टेटमेंट्स बनाए गए हैं, और अभी तक तो था साइन के रिलेटेड था करेक्ट स्टेटमेंट्स या किस में पाया जाता है, अब है स्टेटमेंट्स 2, जैसे ग्रेटर नर्वोसाइनस इन एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, कलर साइनस इन सप्रेनिकल। हमें पता है ग्रेटर नर्वोसाइनस होता है एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस प्रेजेंट, इट्स ओके, द स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। कलर साइन जो है हमें पता है कि हेमोरेजिक जो पैनक्रियाटाइटिस होता है उसी में होता है, तो पैनक्रियाटाइटिस में नहीं होता है। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट, स्टेटमेंट वन इज द करेक्ट, बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ऐसे क्वेश्चंस को भी पूछा जा सकता है। हाँ, जैसे मैं अभी बात कर रहा था बैरस बैंडिंग, बैरस बैंडिंग क्या होता है, जो हम करते हैं ग्रेड 2nd एंटर। अब इनके पास ऑलरेडी ऑप्शंस हैं, इजी है ना,
इनके लिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन जो 4 ऑप्शन है, तो डिफरेंट पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं। उनको और ईजी हो जाता है कि ऐसे जहाँ पर उनको ऑप्शंस बना के रखे होते हैं, बस उनको एक ट्रीटमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स हम करते हैं, तो वो कन्फ्यूजन कराने के लिए इन्होंने बोला है कि बैरिस बेंडिंग किस में किया जाता है, वो सेकंड डिग्री हेमोराइड्स में, इंटरनल हेमोराइड्स में हम करते हैं। तो दिस वाज द डिफरेंट पैटर्न ऑफ द जो क्वेश्चन पैटर्न है कैसे पूछा जाता है। अराउंड ये 10 to अराउंड 14 क्वेश्चन शायद पूछे गए हैं इसमें लास्ट ईयर में फ्रॉम द सर्जरी पार्ट। ओके, तो इसलिए हमें रेडी रहना होगा इसके लिए कि किस टाइप ऑफ द पैटर्न को पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे थोड़ा बहुत अपेंडिक्स का, अपेंडिसाइड्स के रिलेटेड, ठीक है। अपेंडिक्स, तो सबसे पहले हम थोड़ा अपेंडिक्स के बारे में ये जानना चाहेंगे कि अपेंडिक्स की एनाटॉमी थोड़ी बहुत, ठीक है। ओके, तो अपेंडिक्स की एनाटॉमी पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। सबसे पहले हमें पता है द अपेंडिक्स इज द वर्म लाइक स्ट्रक्चर एंड इट्स अ वर्म लाइक स्ट्रक्चर, इट्स अ वर्म लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है इन द राइट इलियक फोसा। अब यहां पर क्वेश्चन बन सकता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास जो है इसकी पोजीशन पे क्वेश्चन बन सकता है, जो डिफरेंट पोजीशंस होती हैं। सबसे पहले इसकी लोकेशन हम देखेंगे, सबसे पहले इसकी लोकेशन, ये कहाँ पर लोकेट होता है। हमें पता है इट्स लोकेटेड इन द राइट इलियक फोसा, ठीक है। सपोज अब हमें पता है राइट इलियक फोसा में हमारा सीकम होता है, ठीक है। इज द सीकम, ब्यूटीफुल सीकम, नॉट ब्यूटीफुल, तो थोड़ा ट्राई किया है मैंने। तो यहाँ से हमें पता है यहाँ से कौन आ रहा है, टर्मिनल पार्ट ऑफ द इलियम, ठीक है। सपोज इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ द इलियम that enters into the cecum, ठीक है, at the ileocecal junction, ठीक है। ileocecal junction जो टर्मिनल पार्ट ऑफ द इलियम है वो एंटर हो रहा है किसमें, टर्मिनल सीकम में, एट द ileocecal junction। अब ये हो गया इलियोसिकल वैल्यू, यहाँ से जो वैल्यू कवर कर होता है दैट्स नोन एज इलियोसिकल वैल्यू। इसी इलियोसिकल वैल्यू के 2 सेंटीमीटर आपको नीचे जाना होगा, बिल्कुल इसके नीचे जाना होगा, आपको यहाँ पर मिलेगा बेस ऑफ द अपेंडिक्स, आपको यहाँ पर मिलेगा बेस ऑफ द अपेंडिक्स, दिस विल बी द बेस ऑफ द अपेंडिक्स। और फिर वो उसका जो टर्मिनल पार्ट है, जो उसका एंड पॉइंट है, वो कहीं किसी भी पोजीशन में भी डायरेक्शन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन उसकी पोजीशन क्या है, रेट्रोसिकल है, पैराकोलिक है, रेट्रोकोलिक है, ठीक है, या मेडिगोनल है, तो वो डिपेंड करेगा कि किस कौन सी पोजीशन है उसकी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने देखा इट लाइज 2 सेंटीमीटर बिलो द इलियोसिकल वैल्यू। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोजीशन या लोकेशन ऑफ द अपेंडिक्स इज लोकेटेड एट, तो फिर पहला ऑप्शन होगा 3 सेंटीमीटर बिलो द इलियोसिकल वैल्यू या इलियोसिकल जंक्शन, दूसरा होगा 2 सेंटीमीटर बिलो द इलियोसिकल वैल्यू, और तीसरा ऑप्शन होगा 4 सेंटीमीटर बिलो द इलियोसिकल वैल्यू और 5 सेंटीमीटर बिलो द इलियोसिकल वैल्यू। तो आपका क्वेश्चन आंसर होगा 2 सेंटीमीटर। अब आप कैसे याद रखोगे, आप देखिए यहाँ से आ रहा है इलियम, टर्मिनल इलियम एंटर हो रहा है किसमें, सीकम में, तो ये 2 पार्ट्स होंगे, इलियम एंड सीकम, यानी 2 ऑर्गन्स है, तो इलियोसिकल जंक्शन बनाते थे 2, आपको याद रखना है 2 सेंटीमीटर इसके नीचे, ठीक है, 2 सेंटीमीटर बिलो द इलियोसिकल वैल्यू द इलियोसिकल जंक्शन, तो वहां पर होती है इसकी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन इन द राइट इलियक फोसा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन कहां से आ सकता है हमारे पास अपेंडिक्स में, इसकी पोजीशंस पे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी, अब डायमेंशंस देख लेते हैं इसकी, ठीक है। डायमेंशंस में हम देखेंगे इसकी जो वे लेंथ होती है वेरी करती है फ्रॉम 2 to 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 2 को आपको याद रखना है, 2 to 20 सेंटीमीटर, जो एवरेज इसकी जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर की है, ठीक है, एवरेज जो है 9 सेंटीमीटर की है। दूसरा हम बात करेंगे इसमें डायमीटर की, डायमीटर होता है इसका 5 मिलीमीटर्स, ठीक है, और इसका जो लिमिट होता है बहुत नैरो होता है, लिमिट द साइज ऑफ अ मैच स्टिक है ना, साइज ऑफ मैच स्टिक 1 to 3 mm तक का हो सकता है, ठीक है, 1 to 3 mm तक का हो सकता है, ओके, 1 to 3 mm तक का हो सकता है, ओके। इसके बाद हमें जहां से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है दैट इज द पोजीशंस ऑफ द अपेंडिक्स, ठीक है, पोजीशंस ऑफ द अपेंडिक्स, पोजीशंस ऑफ द अपेंडिक्स। पोजीशंस ऑफ द अपेंडिक्स हमें देखना होगा, जो डिफरेंट पोजीशंस हमारे पास आती हैं उसमें से मोस्ट कॉमन भी होते हैं, कुछ रेयर भी होते हैं, तो वो हमें देखना होगा इसमें वो कौन सी पोजीशंस हैं। तो सबसे पहले जो हम इसको इन द पैटर्न ऑफ एक क्लॉक के साइज में हम देखेंगे, फॉर दिस ब्यूटीफुल क्लॉक, ठीक है, सपोज ये
क्लॉक मान लीजिएगा आप, ये क्लॉक एक है और इट्स द 12 o'clock, दिस विल बी द 3, 6 एंड 9 पोजीशंस, 9 o'clock पोजीशंस। जो मोस्ट कॉमन पोजीशन ऑफ द अपेंडिक्स, सपोज दिस इज द बेस ऑफ द अपेंडिक्स, ठीक है। अब देखिए, या तो मोस्ट कॉमनली जो इसकी पोजीशन होगी वो रेट्रोकोलिक होगी, बिहाइंड द सीकम है ना, बिहाइंड द कोलॉन, दैट इज नोन एज रेट्रोकोलिक, विच इज द मोस्ट कॉमन, रेट्रोकोलिक, ठीक है। मोस्ट कॉमन अकाउंट्स फॉर अबाउट 75% जो पोजीशंस होते हैं अपेंडिक्स वो मोस्ट कॉमनली होती है रेट्रोकोलिक, दिस द मोस्ट कॉमन। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट कॉमन पोजीशन ऑफ द अपेंडिक्स इज, तो रेट्रोकोलिक, पैराकोलिक या डिफरेंट टाइप्स ऑफ हो सकते हैं, या वो ऐसे क्लॉकवाइज का पैटर्न भी रखेंगे, जैसे वो बोलेंगे मोस्ट कॉमन पोजीशन ऑफ द अपेंडिक्स इज 6 o'clock, 12 o'clock, 11 o'clock, 4 o'clock, ऐसे रख सकते हैं। सेकंड मोस्ट कॉमन अगर हम बात करेंगे, सेकंड मोस्ट कॉमन इज द पेल्विक, 4 o'clock, ठीक है, 4 o'clock, द पेल्विक, ओके, pelvic, that is pelvic position, then 4 o'clock, this is the second most common। ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है, मोस्ट कॉमन आपको देखना होगा क्वेश्चन में पूछा गया है कॉमन या सेकंड मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन या सेकंड, अगर सेकंड मोस्ट कॉमन पूछा गया है देन इट इज द pelvic position, ओके, 4 o'clock position अपेंडिक्स। इसी तरह जो डिफरेंट और ज़्यादा और अदर पोजीशंस हैं, जैसे पैराकोलिक होती है अराउंड टुवर्ड्स द 11 o'clock पोजीशन, एज सून एज पैराकोलिक, ओके, पैराकोलिक, दिस इज द पैराकोलिक, 11 o'clock पोजीशन पे अगर डायरेक्ट कर रहा है इसका टिप। इसी तरह हमारे पास होता है सुप्लेनिक पोजीशन, ओके, सुप्लेनिक, सुप्लेनिक, दैट्स 2 o'clock पोजीशन, सुप्लेनिक। सुप्लेनिक में क्या होता है, जब ये सुप्लीन की तरफ हमने अभी पढ़ा, यहाँ से हमारा टर्मिनल इलियम आ रहा है, अब जो अगर इसकी जो है पोजीशन होगी सुप्लेनिक पोजीशन है ना, सुप्लीन, तो 12 ऐसे आ जाएगा ये सुप्लीन, ये सॉरी अपेंडिक्स का पोजीशन के सब 2 o'clock। तो ये जो है ये पार्ट इसका या तो ये इलियम से इनफ्रेंट साइड होगा, यानी प्री इलियल हो सकता है, या बिहाइंड द इलियम हो सकता है, पोस्ट इलियल भी हो सकता है। वही यहाँ पर इसके फिर 2 टाइप्स होते हैं, प्री इलियल एंड पोस्ट इलियल, पोस्ट इलियल बहुत रेयरली होता है बट होता है, हो सकता है ऐसे। पोस्ट इलियल इज मोस्ट डेंजरस, क्यों? क्योंकि पोस्ट इलियल जो होता है वो बिहाइंड द इलियम होता है। जब पेशेंट्स को सिम्टम्स आते हैं, पेन होता है अपेंडिक्स में, तो अपेंडिसाइटिस के फीचर्स जैसे पेन होता है अराउंड द अम्बलाइकस, वोमिटिंग हो सकता है, एब्डोमिनल टेंडरनेस हो सकती है, एब्डोमिनल कोली की पेन हो सकती है उसमें। तो इसमें क्या होता है, जो पोस्ट इलियल वाला होता है इसमें ये सिम्टम्स नहीं आते हैं अर्ली, जब तक कि पूरा अंदर से पूरा डैमेज हुआ हो जाता है अपेंडिक्स का। तो इस वजह से ये डेंजरस कहा गया है, क्योंकि इसमें जो सिम्टम्स आने चाहिए जैसे अपेंडिसाइटिस में आते हैं, तो इसमें वो हिडन रहते हैं, मास्क रहते हैं, जब तक कि अंदर से पूरा डैमेज हो जाता है, पेरिटोनियल्स के फीचर्स आ जाते हैं, तब जाके वो हमें पता चलता है देयर इज द अपेंडिक्स का इन्फ्लेमेशन हुआ है, अपेंडिसाइटिस हुआ है। तो दिस इज सीन के साथ पोस्ट इलियल अपेंडिसाइटिस। अगर पोजीशन है पोस्ट इलियल बिहाइंड द इलियल, देन इट्स डेंजरस। डेंजरस क्यों है तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये हो गया। और एक पोजीशन और एक होती है 3 o'clock, दैट इज प्रोमोन्ट्रिक, यानी कि वो सैक्रल प्रोमोन्ट्री की तरह रहती है। सैक्रल प्रोमोन्ट्री जो होती है सैक्रम की, तो उसके प्रोमोन्ट्री की डायरेक्शन में होता है, दैट्स नोन एज द प्रोमोन्ट्रिक पोजीशन और 3 o'clock पोजीशन। और एक होती है 6 o'clock या इंग्वाइनल पोजीशन, जो इंग्वाइनल लिगामेंट होता है हमारा, जो ASIS से सिम्फाइसिस प्यूबिस तक करता है। तो अगर इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी अपेंडिक्स की, देन वी कैन से इट इज द मिड इंग्वाइनल, और वी कैन से 6 o'clock पोजीशन। तो अब क्या देंगे आपको, डिफरेंट क्लॉक की पोजीशंस देंगे, 6 o'clock, 12 o'clock, 11 o'clock। तो यहाँ से मैच द फॉलोइंग आपको बताना होगा कि इट्स पैराकोलिक, ठीक है, पैराकोलिक, ओके, मिड इंग्वाइनल, रेट्रोकोलिक, ऐसे दिए जाएंगे, ठीक है। 2 o'clock, 2 o'clock, तो इसमें हमें डन, तो 2 o'clock, तो इसमें हमें फिर ये क्या करना होगा, मैच करना होगा, ठीक है, सुप्लेनिक, ठीक है। तो इसमें मैच करना होगा, मैच द फॉलोइंग। तो 6 o'clock हमें पता है, 6 o'clock इज द, सॉरी 6 o'clock कौन सा वाला होगा, यस 6 o'clock will be the mid inguinal, 12 o'clock is the retrocolic, 11 o'clock is the paracolic and 2 o'clock is the suplenic type of the positions। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारा हो गया, हमने अभी तक जो पढ़ा है इसमें हमने देखा कि जो पोजीशन होती है, एक तो हमने देखी लोकेशन ऑफ द अपेंडिक्स की, जो बेस ऑफ द अपेंडिक्स वो कहाँ पर फिक्स होती है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। दूसरा हमने देखी पोजीशंस ऑफ द अपेंडिक्स, तीसरा हमने देखा डायमेंशंस ऑफ द अपेंडिक्स, ठीक है। तो हमने ये चीज़ें अब हमें देखी है इसमें, ठीक है। अब हमें देखना होगा इसमें एक, जब अपेंडिक्स का जो है ल्यूमिन है जो एंटर करता होता है इनटू द सीकम के पार्ट में, ठीक है,
वो थ्रू ए वैल्यू कर लेता है, वो वहाँ पर एक वैल्यू लगा होता है, दैट्स इज वैल्यू ऑफ गेरलैश, ये आपको याद रखना है, वैल्यू ऑफ गेरलैश। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि वैल्यू ऑफ गेरलैश इज प्रेजेंट इन मिड ऑफ द जो अपेंडिक्स होता है, जहाँ पर वो ओपन करता है किसमें, सीकम में। जो सीकम और अपेंडिक्स का जो जंक्शन है वहीं पर एक वैल्यू होता है, जैसे इलियोसिकल वैल्यू है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा, इलियोसिकल वैल्यू इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ इलियोसी एंड इलियो एंड सीकम। इलियोसिकल वैल्यू दिया होगा, वैल्यू ऑफ गेरलैश दिया होगा, ठीक है, GRLACH। इसी तरह वैल्यू ऑफ हेस्टर, ठीक है, वैल्यू ऑफ हेस्टर, जो डिफरेंट वैल्यूज प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडीज में, वो वैल्यूज का कॉम्बिनेशन वो बनाएगी। मैच द फॉलोइंग आपको बताना होगा, इलियोसिकल वैल्यूज प्रेजेंट है इलियोसिकल जंक्शन पे, वैल्यू ऑफ गेरलैश इज प्रेजेंट एट द सीकम सॉरी अपेंडिक्स में, वैल्यू ऑफ हेस्टर जैसे हमें पता होगा सिस्टिक ट्रैक्ट में होता है, ऐसी तरह के क्वेश्चन गॉल ब्लैडर में होता है। तो ऐसी टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, फिर आपको मैच द फॉलोइंग बता सकते हैं। तो वहाँ पर भी एक क्वेश्चन पैटर्न ऐसा हो सकता है, आ सकता है, बन सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी ब्लड सप्लाई की, ठीक है। ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसकी आर्टरियल सप्लाई, दैट इज नोन एज द एपेंडिकुलर आर्टरी, ओके, एपेंडिकुलर आर्टरी। अब हमें पता है दिस इज फॉर एग्जाम्पल द सीकम और यहाँ अपेंडिक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ से सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ओके, उसकी ब्रांच है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, इलियोकोलिक आर्टरी, ठीक है, सपोज दिस इज द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, उसकी ब्रांच निकलती है इलियोकोलिक आर्टरी, और इलियोकोलिक आर्टरी की फिर एक ब्रांच निकलती है दैट्स नोन एज द एपेंडिकुलर आर्टरी, ठीक है। एपेंडिकुलर आर्टरी वही सप्लाई करती है इसकी अपेंडिक्स को, ठीक है, थ्रू द मीजोकोलॉन, थ्रू द मीजो अपेंडिक्स, ये वाला यहाँ पर होता है मीजो अपेंडिक्स, थ्रू the mesoappendix. What is mesoappendix? The fold of the peritoneum which attaches the appendix with the abdominal wall. जो भी विसराज होते हैं जिनकी मेसेंट्रीज होते हैं, जो फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम जो होल्ड कराते हो विसराज को विद द एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच करते हैं, दैट्स नोन एज द मेसेंट्री। तो इससे जैसे इसका नाम पड़ा है mesoappendix। इसी mesoappendix के थ्रू ब्लड सप्लाई, वेस्कुलर सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज इस अपेंडिक्स का होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने बताया कि दिस इज द एपेंडिकुलर आर्टरी। एपेंडिकुलर आर्टरी याद रखना है आपको, इट इज एन एंड आर्टरी। व्हाट्स एन एंड आर्टरी? एंड आर्टरी मतलब इसके अलावा इसकी कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, आर्टरियल ब्लड सप्लाई इसकी कोई इसके अलावा नहीं है। दैट मीन्स अगर ये एंड आर्टरी डैमेज होगी किसी भी ट्रॉमा की वजह से, या थ्रोम्बोसिस हुआ, ट्रॉमा हुआ, इंजरी हुई, तो मतलब इसमें 100% चांस होते हैं कि ये जो इसकी वेस्कुलर सप्लाई वो ब्लॉक हो जाएगी, उसकी वजह से इसमें इस्कीमिया होगा, नेक्रोसिस होगी एंड फाइनली गैंग्रीन एंड परफोरेशन हो सकता है। इसी वजह जब अपेंडिसाइटिस होता है, जब ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिसाइटिस होता है, तो उसमें फिर धीरे धीरे करके अगर हमने रिजॉल्व नहीं किया है, परसिस्ट करता है, अपेंडिसाइटिस इन्फ्लेमेशन फर्दर एडअप हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली एपेंडिकुलर आर्टरी में डैमेज हो जाती है, थ्रोम्बोसिस हो जाता है उसमें, उसके बाद वो क्या होता है, उसमें इस्कीमिया हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाती है, एंड देन फाइनली परफोरेशन एंड पेरिटोनाइटिस। परफोरेशन की वजह से क्या होता है, परफोरेट हो जाएगा, जो भी कंटेंट, जो भी इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड यहाँ पर होगा वो किस में चला जाएगा, परफोरेशन के थ्रू वो परफोरेट हो जाएगा इनटू दिस पेरिटोनियम कैविटी में, पेरिटोनियम कैविटी में से फिर पेरिटोनाइटिस के फीचर्स आ जाएंगे पेशेंट्स में। सो तो इंपॉर्टेंट है कि एपेंडिकुलर आर्टरीज एंड एंड आर्टरी, इस एंड आर्टरी का इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन। तो डिफरेंट आप ये एक बात आपके लिए एक होमवर्क है कि आप देखोगे कि हमारे बॉडीज में कौन कौन सी एंड आर्टरीज होती हैं, तो वहाँ पर भी आपको वो क्वेश्चन दे सकते हैं। डिफरेंट एंड आर्टरीज के नाम दिए जाएंगे, तो आप एक कॉलम बना लीजिएगा, यहाँ से जो भी एंड आर्टरीज हैं उनका नाम लिखिएगा और किस किस ऑर्गन में पाए जाते हैं। जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल है एपेंडिकुलर आर्टरी या सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना, तो आपको देखना होगा कि कहाँ कहाँ पर हमारे पास एंड आर्टरीज होती हैं, तो उस वजह से क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, डैमेज अगर उन आर्टरीज में होगा तो क्या क्या फीचर, क्या क्या हो सकता है उन ऑर्गन्स में, ठीक है। सो एंड आर्टरीज का भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर। सो एपेंडिकुलर आर्टरीज एंड एंड आर्टरी, ठीक है, तो उसकी वजह से भी गैंग्रीन के फॉर्मेशन हो जाते हैं। तो फिलहाल हम कहेंगे तो इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है, तो आपको देखना होगा इसमें। तो इस तरह के हमें टॉपिक को मतलब ऐसे अपना जो पैटर्न ऑफ रीडिंग करेंगे वो ऐसे ही करेंगे। उसके बाद जो हर लेक्चर के एंड पे आपको एक पीडीएफ मिलेगा, उसमें हम अपना जो टॉपिक है उसको समराइज करेंगे। समराइज के बाद उसके नीचे आपको कुछ फ्यू क्वेश्चंस दिए होंगे, उसमें असर्शन रीजन के होगा, उसी टॉपिक के रिलेटेड असर्शन रीजन, मैच द फॉलोइंग और स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन होगा, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ऐसे टाइप के क्वेश्चन होंगे, ताकि आपको पूरा वो जो ओवरव्यू है, जो पैटर्न पूछा गया है आपको एग्जाम में जो पूछा जाएगा, तो उस टाइप के जो आपको माइंड सेट में ऑलरेडी उस टॉपिक रिलेटेड वो
हर एंगल से आप रेडी हो, ताकि जो भी आपका कल क्वेश्चन आ जाएगा आप इजीली उसको फेस करके 100% अपना वो उसको मतलब सही राइट आंसर चूज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको स्टे ट्यून करना है विद न्यू आयुष के साथ। तो चलो अब हम नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।